जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बेहद चर्चा का माहौल है और ये लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा पहली बार नहीं शुरू हुई। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा होती है। जब भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ उठापटक होनी होती है तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा तेज जाती है। अभी कुछ दिनों पहले भी चर्चा चली थी, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में और संघ को लेकर के तमाम सारी चीज़ें हुई और वो सड़कों से लेकर के और केंद्र तक का सारी चीज़ें यही चर्चा रही कि भारतीय जनता पार्टी का और संघ के बीच में जिस तरह की चीज़ें हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री यहाँ से नहीं केंद्रीय संगठन की ओर से एक इशारा मिला है कि भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही उत्तर प्रदेश का, और 29 जुलाई के पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात चलती है तो वो गोरखपुर पहुंच जाते हैं। कल वो फिर गोरखपुर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के क्या चीज़ें होंगी। एक तो दूसरी बात यह है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के समय को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी के बहाने अपने चुनावी समीकरण साधना चाहती है। दलित, ओबीसी और ब्राह्मण, इन तीनों पर संतुलन साधने के लिए है। दूसरी तरफ पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि उसके अपने सहयोगी दल उसके सामने चुनौती बने हुए हैं, उनको भी साधना है। एमएलसी के लिए जो सीटें हैं उस पर भी उनको पूरित करना है। तो कैसे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कैसे सबको संतुष्ट रखने की कोशिश होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ अच्छा करने जाएं और कुछ बुरा हो जाए। इसी को लेकर के आज हम एक चर्चा करना चाहते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हिलाल नकवी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार और पिछले 25 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी दखल रखने वाले और चीज़ों को समझने वाले राजनीतिक पत्रकार अनुराग शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं हिलाल जी आपके पास आना चाहता हूं। आप प्रमुख विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, तो अब उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है तो आपको क्या लगता है कि जब चुनाव अब 6-7 महीने का समय बचा हुआ है, यानी उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो अब मंत्रिमंडल विस्तार करने का क्या मतलब है? राजेश जी, देखिए, इस वक्त जिन विषम परिस्थितियों से पूरा देश गुजर रहा है, विशेष करके उत्तर प्रदेश गुजर रहा है, ऐसे में सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने खर्चों को कम कैसे करे। सर आपकी आवाज थोड़ा धीमे आ रही है। ऐसे में सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने खर्चों को कम कैसे करे। अब आपको आवाज से बात मिल रही है जी? देखिए, इस वक्त जिन विषम परिस्थितियों से देश और प्रदेश गुजर रहा है, ऐसे में प्रदेश की या किसी भी सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खर्चों को कम कैसे करें, नियंत्रित कैसे करें। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार करना, चाहे वो केंद्र सरकार का विस्तार रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अगर विस्तार किया जाता है उसकी हम बात करें, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक चुनावी मशीन बन गई है। और मशीन में ना वेदना होती है, ना संवेदना होती है, ना ही किसी प्रकार का उनके अंदर मानवता की बात होती है। अब आज की तारीख में सिर्फ इस कारण से, क्योंकि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, बहुत से ऐसे दल हैं जिन्होंने साथ में मिलकर के लड़ा था, जिनकी 4.5 साल तक की उपेक्षा की गई है। अब उन दलों की तरफ जो है वो अन्य दल जो है वो लोग उनकी तरफ आना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो योगी सरकार है, वो इस दिशा में सोच रही है और देख रही है। जाहिर सी बात है, 4.5 साल तक की जो किया है, जिस तरह से तिरस्कृत किया है, जिस तरह से इन लोगों की बात को नहीं सुना है, इनके साथ के लोग छोड़ करके भी चले गए इसी वजह से क्योंकि इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार करना, कुछ लोगों को जोड़ लेना, उससे कोई हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें लाभ। एक बात। दूसरा ये हो सकता है कि केंद्र सरकार से जो आए थे हमारे उत्तर प्रदेश के मेहमान हैं, जो पहले गुजरात में हुआ करते थे, उनको हो सकता है कहीं कोई जगह देने की वजह से ये मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही हो, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी तारीफ करके गए योगी जी की अभी बनारस के अंदर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, सही गलत अर्ध सत्य, कुछ सत्य छुपा करके कुछ सत्य को दिखा करके जिस प्रकार के उन्होंने योगी सरकार की प्रशंसा की है,
तो निश्चित रूप से हो सकता है इन सबके बाद जो है वो योगी जी भी कुछ पसीज गए हो और वो भी जो केंद्र की मंशा है, जो अमित शाह साहब और मोदी जी की मंशा है, उसको पूर्ण करना चाहे और उनको जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दे दें। फिलहाल जी, अब जब चूंकि कहा जा रहा है कि पार्टी जो मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी उससे ब्राह्मणों को सहेजने की कुछ पिछले लगभग जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी में ये पहली सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी जब ब्राह्मण ही निशाने पर है। ब्राह्मण का उत्पीड़न, ब्राह्मण का एनकाउंटर, ब्राह्मण को लेकर के तमाम सारे आरोप सरकार पर लगते रहे हैं। ये कहा जा रहा है लगातार ब्राह्मण उपेक्षा का शिकार हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार ब्राह्मणों को सहेजने की भी कोशिश कर रही है। उधर संजय निषाद इनके लिए मुसीबत बने हुए हैं, राजभर एक अलग मुसीबत बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने ये सबको साध लेंगे? हमने पहले ही कहा कि अगर इतने लंबे वक्त तक की आपने किसी को जो है वो सही तरह से जगह नहीं दी है, उसको उसका मान, उसका सम्मान नहीं किया है, ऐसे में इतनी जल्दी लोग जो है वो भूल जाएंगे कि हाँ अभी तक क्या आपने क्या किया। अभी 2 दिन पहले एक ब्राह्मण व्यक्ति की चैनल है, उसके ऊपर भी रेड करवा दी गई है। तो अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी देख रही है तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत से ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी जो जाति की राजनीति करती है, हम और आप सब जानते हैं। हम और आप सब जानते हैं कि इस वक्त आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए, चाहे वो केंद्र की बात कर ले चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, कि किसी एक या 2 बड़े ब्राह्मण नेता का नाम बता दे जो कि उनकी पार्टी में इस वक्त मौजूद हो, तो वो बताने में अक्षम होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये ब्राह्मण समाज देख रहा है, समझ रहा है किस तरह से उनकी जो उनके नेता लोग हैं या जिस तरह से वो लोग जो है उनकी एक अपनी पहचान हुआ करती थी प्रदेश में और पूरे भारत में, उसको जो है वो समाप्त किया गया है धीरे धीरे करके। निश्चित रूप से ब्राह्मण लोग जो है वो इनसे खुश तो नहीं जी, और वास्तव में तो इनसे कोई भी नहीं खुश जी। अनुराग जी, ये हेलो जी, अनुराग जी, मैं आपसे सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार हो जा रहा है। पहली बात तो ये है कि मुझे जो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक चर्चा शुरू की गई है। मैं बहुत आशान्वित नहीं हूँ कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा भी। अगर आपको क्या लग रहा है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और होगा तो योगी मंत्रिमंडल में और जो योगी के बीच में और मोदी के बीच में जो दूरियां हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जिस तरह से अरविंद शर्मा को लेकर के दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह से तमाम सारे नेताओं को लेकर दबाव डाला जा रहा है। संजय निषाद एक अलग नाराज बैठे हुए हैं, राजभर एक अलग नाराज हैं। तो योगी जी चुनाव के पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लाभ करने की स्थिति में अपना नुकसान कर ले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की जहां तक बात की जाए राजेश जी, तो उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये बहुत दिल से डीप है और इसको लेकर तमाम तरह की खींचतान थी, सहयोगियों से बातचीत, पार्टी के लोगों से बातचीत, इस तरह की बातें बहुत तरह से हो रही थी। उन सारी चीजों को जब इन्होंने बैठा लिया है तो अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बातें जो आप कह रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, ये बात है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो एक मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में 53 मंत्री हैं और 7 मंत्रियों की जगह खाली है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मेरे सूत्रों से बात की है, एक मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और ये मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए होगा क्योंकि मंत्रिमंडल के जरिए वो उन अपने जितने भी जो जिसको कहा जाए अगर राजनीतिक भाषा में कि राजनीतिक कील काटे बैठाएंगे, और उस बैठाने के जरिए ये एक संदेश दिया जाएगा कि जो सबका साथ सबका विकास है वो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी किया जा रहा है। जहां तक रही बात जो आप जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो है योगी और मोदी के बीच के जो टसन है, तो जो मेरी जानकारी है अरविंद शर्मा को फिलहाल अभी मंत्रिमंडल में नहीं लिया जा रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया है और अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल संभवतः नहीं किया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मीडिया के सारे कयास गलत हुए हैं। ये एक ट्रेंडमार्क है, अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया हो, कि जो नाम चलते हैं वो बिल्कुल नाम नहीं शामिल किए जाते। दूसरी बात ये कही जा रही है जो ब्राह्मणों को शामिल करने की, तो ब्राह्मण को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की
राजनीति में एक बहुत बड़ा लोग अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो। भाजपा जो कहती है कि हम परंपरागत रूप से इनके हमारे वोटर हैं, सपा लगातार अचानक से घोषणा करती है कि भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति लगवाएंगे। बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कभी जब तक जतिन प्रसाद उनके साथ थे तो वो एक ब्राह्मण संवर्ग का एक आयोजन करते थे। अब जतिन प्रसाद भाजपा में आ गए हैं। तो इस तरह से हर पार्टी की कोशिश है कि वो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को एक साथ लाए, क्योंकि ब्राह्मणों की जो जहां तक बात है, ब्राह्मण का जो अगर वोट देखा जाए तो करीब 11% के आसपास बैठता है। उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो ये तरजीह देने की बात है, ये तरजीह दी जाएगी और ये तरजीह देना योगी सरकार की मजबूरी है कि वो ये साबित करे कि ब्राह्मणों को लेकर जिस तरह की एक माहौल बनाया गया है वो माहौल नहीं है। कम से कम ये संदेश देने की कोशिश तो जरूर की जाएगी। राजेश जी, अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि अनुराग शर्मा को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, अनुराग शर्मा को संगठन में जगह दे दीजिए। आप ही बताइए। आप अनुराग शर्मा के, हाँ, अरविंद शर्मा। तो अरविंद शर्मा यहाँ पर मंत्री बनने के लिए ही आए थे, क्योंकि उनको जो संदेश देके भेजा गया था वो संगठन के लिए तो नहीं आए थे, और संगठन में उनकी कोई उपयोगिता भी नहीं है। वो आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी का प्रशासन में अनुभव होता है, वो किसी विभाग को अच्छे ढंग से चला सकता है, ना कि वो उसका पार्टी का चलाने का अनुभव होता है, ना कि उसमें नेतृत्व की क्षमता होती है कि वो संगठन को बहुत अच्छे ढंग से चला पाएगा। तो जिस तरह के लेकर के, तो ऐसा तो नहीं कि जो जैसे अरविंद शर्मा को नहीं बनाया जाएगा या जैसे किसी और को ना बनाया जाए, जो लोग जो है मंत्रिमंडल की तरफ निगाह लगाए हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, तो वो लोग तो सरकार के लिए मुसीबत ही खड़ी करेंगे ना। देखिए, सरकार की मुसीबत खड़ी करेंगे या नहीं, लेकिन राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पत्ते अपने जानकारी में अपनी बुद्धि से सबसे बेहतर फेंके जाते हैं। हिलाल साहब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो तासीर है वो जाति की होती है। तो अगर उसको ठीक करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल, जिसको कहा जाता है, अगर बेस्ट पॉसिबल जो एक तरीका अपनाया जा सकता है वो अपनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर राजनीतिक फैसले का विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। तो अब जो समर्थन सबसे ज्यादा हो और विरोध सबसे कम हो, यही कोशिश होगी। और यही देखना है कि योगी सरकार के जो थिंक टैंक हैं, जो संघ है या जो भी उनके जो सहयोगी हैं, वो कितना इसको सही साबित कर पाते हैं कि विरोध कम से कम हो और समर्थन ज्यादा से ज्यादा। अरे, एक सवाल और है आपसे कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इस पे संघ की प्रभाव ज्यादा दिखेगा कि योगी जी जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बना लेंगे? क्योंकि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है संसद में प्रधानमंत्री से मिले हैं, उसके पहले सोमवार को जेपी नड्डा के बीच में बैठ करके और बी एल संतोष के बीच में बैठ के बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि 7 नामों पर बी एल संतोष और जो है नड्डा के बीच में मोहर लग गई है। तो मंत्रिमंडल योगी का है, मंत्री योगी बनाएंगे या संघ जिसको चाहेगा वो बनेगा? देखिए, अगर भाजपा के नेताओं से भी हरीश जी हम लोग के साथ जाहिर अभी ज्वाइन करेंगे तो वो ये बताएंगे, अभी मैं आपको बता दूं वो क्या बोलेंगे। वो ये कहेंगे कि हमारे यहाँ एक किसी का सरकार नहीं होती, किसी की पार्टी में होती, सब मिलकर फैसला करते हैं, इस तरह की बातें वो करेंगे। लेकिन जहां तक एक सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर भाजपा की सरकार है तो ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संघ का दखल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश के चुनावों का असर लोकसभा पर हर हाल में पड़ता है, हर पार्टी को पड़ता है। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को नजरअंदाज करके सिर्फ पिक एंड चूज पर किसी को मंत्री बनाया जाएगा, मुझे नहीं लगता ही ऐसा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है कि सबके समर्थन से, सबके समन्वय से नाम चुने जा रहे हैं, दिखाया वही जाएगा। अब जब मंत्रिमंडल का स्वरूप आएगा तो उसके बाद एक बार फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि किसका पलड़ा भारी रहा। फिलहाल सर ये बताइए कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है तो ब्राह्मण आपके पास से जो एक नेता थे जितिन प्रसाद, वो आपके पास से जा चुके हैं। कांग्रेस के पास इस समय वर्तमान में कोई ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं है। वो
लगातार ये चला रहे थे, ब्राह्मण समाज का एक मंच चला रहे थे फिलहाल जी जितेंद्र प्रसाद, और उसको लेकर के ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मण समाज को एकजुट करते करते वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा ब्राह्मण चेहरा है नहीं। बसपा अलग ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी परशुराम का वैभव दिखा रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ब्राह्मण हमारा वोट बैंक है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है? देखिए, अभी बहुत अच्छी बात कही कि फिलहाल जी बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि जातिगत राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश में की बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो जातिगत राजनीति से अपने को अलग रखने के कारण वो जातिगत राजनीति में ना आए, वो इस प्रकार के कार्य ना करें, इसका खामियाजा कांग्रेस ने कहा। और निश्चित रूप से हमने कभी भी कोई जातिगत राजनीति की जहां तक सवाल तो नहीं पाया। हमारा जो भी है, हम आपको कभी भी कांग्रेस में ये नहीं कहते हुए मिलेंगे कि हमने जो है 7 पिछड़ी जाति के लोगों को जो है मंत्री बना दिया, हमने जो है वो क्या नाम है अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जो है वो राष्ट्रपति बना दिया। नहीं, यहाँ योग्यता के आधार पर होता है। पहली बात ये कि योग्यता के आधार पर हम किसी को भी कहीं कोई भी अगर पद दे रहे हैं तो वो उसकी योग्यता के आधार पर होता है। रही बात जाति का सवाल उठता है, बेशक इस बात को मानते हैं कि सारी जाति को उनका रिप्रेजेंटेशन, सारे धर्म सारी जाति के लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये एक बात बिल्कुल सच है और इसके लिए कांग्रेस ने हमेशा जवाब देती है। आप हमारे यहाँ क्या करते देखिए तो अब तक कांग्रेस के अलावा किसने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अलावा कांग्रेस के और किसने बनाया मुख्यमंत्री ब्राह्मण? किसी ने भी नहीं बनाया। तो ब्राह्मण लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी योग्यता, अगर उनके अंदर योग्यता है, अगर उनके अंदर क्षमता है, उसको कोई पार्टी जो है वो अच्छी तरह से पहचानेगी और उसको अच्छी तरह से अपने यहाँ जो उसको स्थान मिलना चाहिए वो देगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर कभी किसी जाति को हमने जो है वो साइडलाइन नहीं किया है, कभी किसी जाति को ऊपर उठा करके नहीं लेकर के आए हैं। ये बात ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वो इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाकी की जितनी भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनको सिर्फ ब्राह्मण का वोट चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये पूरी तरह से श्रेय जाता है कि अगर प्रदेश के अंदर कोई एक राजनीतिक दल ऐसा है जिसने ब्राह्मणों की जो राजनीति है, जो ब्राह्मणों का एक नेता हुआ करता था, उसको समाप्त करने का काम किया है, शनै शनै करके समाप्त करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी। आज की तारीख में आप बता दीजिए, एक वो पार्टी हुआ करती थी जिसके मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया जाता था, जिसमें जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया जाता था और बहुत से इस प्रकार के नेता हुआ करते थे। आज की तारीख में आप एक नाम बताइए, इससे पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश में एक नाम बताइए जिसको आप कह दीजिए कि हाँ ये जो है ये ब्राह्मण नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। रही बात हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो आज की तारीख में जितनी भी जातियां हैं सबका आप देखिए तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो कि नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। अगर ब्राह्मणों की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे यहाँ मौजूद है जो कि नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है हमको कि अगर योग्यता की बात आएगी, उस योग्यता में कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसके में वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे वो क्या नाम है इसका शेड्यूल कास्ट का हो, किसी को भी जो है वो मौका मिल सकता है। हम कभी भी ये काम नहीं करते, कभी भी कोई मंत्रिमंडल विस्तार, आप लोग अपनी याद में बता दें, आप लोगों का तो बड़ा लंबा चीज का अनुभव है राजनीति का। कभी आपने सुना है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा हो कि हमने 7 ओबीसी को जो है मंत्री बना दिया? कभी आपने ये सुना है कि हमने कहा हो कि हमने इतने शेड्यूल कास्ट लोगों को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी है? कभी आपने ये सुना है कि हमने प्रेसिडेंट का परिचय ये कराया हो कि अनुसूचित जाति के या वो क्या नाम है शेड्यूल कास्ट के जो है ये व्यक्ति हैं और उनको हमने जो है वो राष्ट्रपति बना दिया? कभी आप लोगों ने सुना हो तो आप बताइए। इस प्रकार का कोई बयान कांग्रेस का आया और भारतीय जनता पार्टी में यही बयान है। तो जातिगत राजनीति वो कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी जब मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो उसके अंदर इस बात को ध्यान रखा जाए कि जो ब्राह्मणों को उन्होंने पूरी तरह से 4.5 साल तक की मार्शलाइज करके रखा है, हो सकता है उनको कुछ बहुत जगह जो है मंत्रिमंडल में दी जाए। ये एक बात। दूसरा इसके में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आया है कि क्या अरविंद शर्मा जी जो है वो जगह पाएंगे? ये जो है ये तय करेगा कि आज की तारीख में योगी जी और मोदी जी के किस प्रकार के संबंध हैं।
अगर मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलती है तो योगी जी और मोदी जी में चीजें जो है सामान्य हो गई हैं, और अगर उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो ये स्पष्ट जान लीजिए योगी जी के दिन गिनती के ही है उत्तर प्रदेश में, जब तक कि ये चुनाव नहीं हो जाता है। चुनाव के बाद अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई भी भूमिका में हो, चाहे वो विपक्षी दल में हो या वो किसी प्रकार के अन्य रोल में आते हैं, तो योगी जी को उसमें स्थान नहीं है। क्या सर उत्तर प्रदेश में योगी इतना बड़ा नाम हो गया कि मोदी ब्रांड के ऊपर हो गया है कि मतलब मोदी जी जो चाहेंगे वो नहीं होगा और योगी जी जो चाहेंगे वो होगा? नहीं, ब्रांड की बात नहीं है यहाँ पर सीधी सी बात ये आती है कि योगी जी जो है उनको इस वक्त हटाया नहीं जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। अगर वो इस समय पर योगी जी को हटाते हैं तो बहुत से समीकरण बिगड़ जाएंगे, बहुत सी जगहों पे दिक्कतें आ जाएंगी। और योगी जी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, पूरी अपने एक लंबी चौड़ी उन्होंने लोगों को खड़ा किया है कि उन्होंने चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और आज भारतीय जनता पार्टी अपना एक भी वोट इधर से उधर करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है उत्तर प्रदेश में फिर से वापस आना सकता। ऐसे में अगर कोई भी एक थड़ अलग हो जाता है तो वो उनकी ताकत में आखिरी खीर होगी। योगी जी इस बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी में किसी में हिम्मत नहीं है कि योगी जी को वो हटा दें। हिलाल जी, कांग्रेस को लेकर के अभी प्रियंका जी आई थी, सारी चीज़ें हुई, आपने देखा वो लगातार लोगों से मिली और उन्होंने जीपीओ पर, गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन भी किया, गांधी प्रतिमा के समक्ष बैठी, तमाम मांगों को लेकर के, पंचायत चुनाव में जिस तरह की धांधली हुई उस तरह को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के। तो आपको क्या लग रहा है 2022 में कांग्रेस किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के तैयार है? देखिए, हम दो बातें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी कि ये रिजल्ट जो है ये निश्चित आनी है जी। पहला रिजल्ट ये आना है कि सत्ता में कांग्रेस होगी जी, इसमें हमको कोई शक नहीं जी, सत्ता में कांग्रेस होगी। दूसरा, हमें इस बात में कोई शक यानी 2022 की सत्ता में, 2022 की सत्ता में कांग्रेस होगी। 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें सत्ता में होगी कांग्रेस। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं? ये हम जो इस वक्त की परिस्थितियां और स्थितियां उनको देख करके कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में, बगैर कांग्रेस के सत्ता जो है उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं जानी है, ये भी एक बात तय है। दूसरी इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का जो संगठन कमजोर हो गया, कांग्रेस के अंदर जो हम बूथ लेवल तक कार्यकर्ता जो है वो नहीं जुटा पा रहे थे, आज की तारीख में कांग्रेस इतनी सशक्त है कि बूथ लेवल तक की अपना मैनेजमेंट को वो देख सकती है। ये दो बड़ी उपलब्धियां जो है वो निश्चित रूप से तय करने की बात है। तो कांग्रेस के पास संगठन कहाँ है कि जो कांग्रेस 2022 में कह रही है ये सरकार बना लीजिए? कांग्रेस के पास इतने लोग हैं क्या? ये देखिए, एक तो हम इसका सबसे अच्छा जवाब तो ये दे सकते हैं कि वक्त बताएगा। दूसरा इसमें यह है कि आप पत्रकार हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, आप किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, वहां पे जाकर के देखेंगे कि कांग्रेस जो है उसका संगठन वहां पे आपको मिलेगा। और हम लगातार इसी वजह से धरना दे रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आज की तारीख में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है ये लगातार धरना प्रदर्शन करना संभव नहीं। लाल जी, मंत्रिमंडल वो अपने आप में दिखा रहा है कि हम जो है वो संगठनात्मक रूप से काफी सशक्त हो गए। जी, लाल जी ये बताइए, मंत्रिमंडल विस्तार अगर जो होगा या जो एमएलसी की सीटें हैं उन पर भर्ती होनी है, जो नियुक्तियां हो जाएंगी, इसको लेकर के क्या कांग्रेस उसका लाभ उठाने की स्थिति में रहेगी किसी तरह से? हम आपका सवाल नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूँ जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है उसको लेकर के तमाम लोग नाराज हैं, जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, जैसे राजभर अभी पहले से नाराज है, निषाद पार्टी अपनी तरफ से अलग नाराज है, तो क्या इन लोगों से कुछ आपकी बातचीत चल रही है? देखिए, हम इसके बारे में कोई स्पष्ट बात आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उनसे बात हो रही है या नहीं हो रही है। प्रियंका जी अब की जब आई हैं तो उन्होंने निश्चित रूप से इस बात की तरफ कहा है कि हम जो है वो आगे जो चुनाव है उसके अंदर अगर मिलजुल करके लड़ना होगा तो उसके लिए हम खुले मन से विचार करेंगे।
तो जब वो कह रही है खुले मन से विचार करेंगे आगे आने वाले इलेक्शन में, अगर किसी प्रकार का कोई हमारा वो बनता है कि आपस में पार्टीज के बीच में कोई तालमेल होता है तो वो सामने आ जाएगा। अभी हमारे पास कोई इसकी जानकारी नहीं है। ठीक सर, धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अनुराग जी, अभी हिलाल जी ने बताया कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उसमें उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिशें कर ले लेकिन उससे उनको कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी लगातार उन लोगों से बातचीत कर रही है जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, जैसे संजय निषाद की पार्टी, जैसे राजभर, अभी प्रियंका जी आई थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी, बिना कांग्रेस के कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। हालांकि उनकी बातों पर मैंने उनसे यही कहा कि संगठन नहीं है कांग्रेस का झंडा और झोला उठाने वाले लोग नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप पता कर लीजिए, कांग्रेस का संगठन हमने बहुत मजबूत कर लिया है। ऐसे में आपका क्या लगता है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार से जो लोग नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस क्या उनको अपनी तरफ खींच पाएगी, और उसको लेकर के कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल उसके क्या कोई लाभ उठाने की स्थिति में होंगे? देखिए राजेश जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हिलाल जी कांग्रेस के नेता हैं, वो इस तरह के दावे करेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। वो हमेशा कहेंगे कि 2022 में सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता, ये स्वाभाविक सी बात है, इस तरह की बातें वो करेंगे। दूसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी अभी हिलाल जी जब हम लोग के साथ हिलाल जी हमसे कह रहे थे कि जाति की राजनीति नहीं करते, जाति की राजनीति सबसे पहले उत्तर प्रदेश में और देश में कांग्रेस ने ही शुरू की। सबसे पहले जब मीरा कुमार को आपको याद होगा, जब इन्होंने वो कराया था, चुनाव लड़ाया था, तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि दलित महिला को हमने वोट दिया था। उसके अलावा जब भी चुनाव होता है तो राहुल गांधी अपने जनेऊ दिखाने लगते हैं, खुद को पंडित बताने लगते हैं, अपना गोत्र जानने के लिए दूसरी जगहों पे पहुंच जाते हैं, अपना गोत्र अपना सजरा पूरा निकलवाते हैं, इस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, हिलाल जी कांग्रेस के नेता है, वो इस तरह की बात करेंगे कि वो हम जाति की राजनीति नहीं करते लेकिन जहां तक जो सच्चाई है, अभी कुछ दिन पहले जो सबसे बड़ा स्टार माना जाता है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, वो ये है कि वो है प्रियंका गांधी। अभी प्रियंका गांधी आई थी कुछ दिन पहले, आपने उसकी पूरी लाइव कवरेज की थी, आपने उसकी बहुत शानदार कवरेज की थी, लेकिन आप खुद उस चीज को देखिए कि प्रियंका गांधी के आने के बाद वो आती हैं, एक इवेंट बनाती हैं, जिस जगह पर उनको माल्यार्पण करना था उसको वो एक इवेंट बनाती हैं, उस इवेंट के जरिए वो एक सुर्खी बटोरती हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया कि वो जो है जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। एक बार आपको याद होगा, जब पिछली बार चुनाव था तो कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी का यहाँ पे घर बन गया है, वो यहीं पर रहेंगी। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस के पास अपना कोई चेहरा नहीं है, साफ सी बात, और उस चेहरे का वैक्यूम भरने के लिए प्रियंका गांधी से बेहतर कोई चेहरा हो भी नहीं सकता। लेकिन प्रियंका गांधी को दिल्ली और दूसरी जगहों के मोह से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की तरफ आ भी सकते हैं, वो लोग कांग्रेस में किसके साथ आएंगे? आप आज कांग्रेस की बात बताइए, किसके साथ, किसके दम पर आप वो एक दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं है, उत्तर प्रदेश में आप सरकार 1989 से कांग्रेस की नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो लगातार खिसकता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो अपना दल से नीचे की पार्टी बन गई है, लेकिन फिर भी उनके दावे सराखों पर। लेकिन जहां तक बात है कि आपने जो बात उनसे कही कि उनका झोला झंडा उठाने वाला कोई नहीं है, कोई संगठन वाला नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। आप दावे करते रहिए, लेकिन इस बार जो प्रियंका गांधी की विजिट थी उसने इन दावों की अपने आप में पोल खोल दी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ पर भाजपा को डैमेज करने की जो अपनी रणनीति और दावे कर रही है उसमें कोई सफल होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि इस समय अगर आज की स्थिति देखी जाए, देखिए राजनीति में स्थितियां 2 दिन में, 4 दिन में, 24 घंटे में, 72 घंटे में बदलती है, लेकिन आज की स्थिति अगर कही जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी 2, 3 और 4 नंबर की लड़ाई लड़ रही है, और ऐसी स्थिति में इस तरह के दावे स्वाभाविक है हिलाल जी या कोई भी कांग्रेसी नेता करेगा कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं और सच्चाई वो कह नहीं सकते क्योंकि वो उस पार्टी के नेता हैं। राजेश,
अच्छा अनुराग जी, एक चीज़ बताइए, जैसे जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बातचीत चल रही, एमएलसी को लेकर के बातचीत चल रही, तो क्या इसमें सारे नाराज लोग जो पार्टी से नाराज है उन सबको संतुष्ट कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी या नहीं कर पाएगी? और दूसरा सवाल यह है कि अब 4-5 महीने का सवाल, जो लोग मंत्री बनेंगे उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री पिछले 4.5 साल से हैं वो भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, ना वो अपने समाज का भला कर पाए, ना जिन लोगों जिनके वोट के आधार पर वो जीत के आए थे उनका कोई भला कर पाए। तो अब जो 4 महीने के लिए मंत्री आएंगे उनके पास सिर्फ जो है प्रोटोकॉल का मिल जाएगा कि उनको एक गाड़ी मिल जाएगी, उनके नाम पे पूर्व मंत्री लग जाएगा, सिर्फ इतना ही होगा। तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का लाभ कराने की स्थिति में होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब और दूसरी बार ये कहा जा रहा है, चूंकि आप पत्रकार हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछा, कहा जा रहा है कि योगी मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद मंत्रिमंडल विस्तार करने के बहुत ज़्यादा मूड में नहीं है, लेकिन चूंकि ऊपर से दबाव है, संगठन का कहा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से कहा जा रहा है और संघ की तरफ से कहा जा रहा है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। लेकिन योगी जी अभी भी चाहते हैं, मेरी आज भी सुबह एक करीबी लोगों से बात हुई तो उनका कहना है मतलब है कि मुख्यमंत्री अभी भी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो। देखिए, जहां तक जो आप सूत्र बता रहे हैं, आपके सूत्र स्वाभाविक है, जानकार होंगे, वो बता रहे होंगे, ये हो सकता है स्थिति, राजनीति में इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। लेकिन जो पहला सवाल आपने पूछा कि फायदा क्या है, उत्तर प्रदेश में एक चीज आपने ध्यान दी होगी, आप पिछले 2-3 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति कवर कर रहे हैं, आप ये इस बात को देखिए, उत्तर प्रदेश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। मायावती जब नेता बनती हैं तो वो कहती हैं दलित की बेटी नेता बन गई, और दलित समाज को कहते हैं कि आपके समाज की बेटी आज यहाँ पर बैठी हुई। मुलायम सिंह यादव ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी तो उन्होंने कहा कि यादवों के स्वाभिमान के लिए उन्होंने ये बात की। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर हो, छोटे स्तर पर देखा जाए, इसी प्रकार जो दूसरी तरह के लोग हो, अपना दल के लोग हो, वो खुद को अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जरिए समाज को संतुष्ट करने की बात करते हैं। कितना कर पाते हैं ये अलग बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने समाज का जितना भला किया, वो दूसरे समाज के जो नेता होने, जो ठेकेदार होने की बात करते हैं, उन्हें उससे सीखना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसका लाभ भाजपा जरूर लेना चाहेगी। वो ये जरूर करना चाहिए, ब्राह्मणों को अगर उन्होंने 7 में से 3 पद दे दिए तो ये कहेंगे कि हम ब्राह्मणों का उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। उसी में अगर उन्होंने दलितों को दे दिया तो हम सबका साथ सबका समाज विकास कर रहे हैं। उसी में अगर उन्होंने इस तरह से किया, इसके अलावा हो सकता है कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से संगठन में भेजा जाए तो वो जगहें भी खाली हों। तो मेरी जो जानकारी है उसमें करीब 10 लोगों का शपथ ग्रहण है, जिसमें 3 लोग हो सकता है इस्तीफा दे दें, जैसे कि आपने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया था। तो एक संभावना ये भी है। लेकिन जहां तक बात इसकी है कि क्या फायदा मिलेगा, फायदा इस्तीफा देंगे या इस्तीफा लिया जाएगा? इस्तीफा लिया जाए और इस्तीफा दे दें, दोनों में बात एक ही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं आ रही है कि किसी से अगर इस्तीफा मांगा जाए तो वो विद्रोह कर दे, क्योंकि सबको पता है कि 4 महीने बाद उनको चुनाव में जाना है और अगर उनको टिकट उसी पार्टी से वापस चाहिए तो वो विद्रोह करने की स्थिति में नहीं है। तो चाहे ले लिया जाए या दे दे इस्तीफा, वो एक अलग बात है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन जहां तक जो आपने सवाल पूछा कि कितना फायदा होगा, फायदा यही है कि एक जो कहा जाता है कि बताने के लिए यह है कि हमने अपने अंतिम विस्तार किया उसमें भी हमने इस समाज को इतनी तरजीह दी। दूसरी बात, जहां तक बात यह है कि मंत्री कितना भला कर पाएंगे, मंत्री चुनावी साल लगते ही आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें चुनावी साल लगते ही काम करीब करीब ठप हो जाते हैं। काम वही होते हैं जो सरकारें चाहती हैं, वरना जो अगर जनहित की बात की जाए तो चुनावी साल लगते ही चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में काम होगा इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा रही है, लेकिन इतना है कि चुनाव में जाते समय आपके पास बोलने को बहुत कुछ रहेगा और इस वजह से इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखा जाता है। अनुराग जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आज एक बड़ी खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं, जो दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे लोगों को इस बार विधानसभा चुनाव में भेजा जाएगा। यानी ये कहा जाएगा कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ें। अभी कुछ लोग विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ये जो एक निर्णय होने जा रहा है, इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा निर्णय किसी भी पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में आप देखें तो पिछली 3 बार के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब विधान परिषद से आए।
जी। जब अखिलेश यादव ने शपथ ली थी उस समय, उसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता ली। उसके बाद उससे पहले मायावती, उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली, और जब योगी आदित्यनाथ ने भी इसी तरह से काम किया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की अगर भाजपा ये रणनीति अपना रही है और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा मैसेज होगा। ये बताया जाएगा, इसके जरिए राजनीतिक रूप से संदेश ये दिया जाएगा कि हम बिल्कुल भी एंटी इनकम्बेंसी से डरे नहीं हुए। दूसरी बात ये कि हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अगर क्रिकेट की भाषा में खेला जाए तो हम यॉर्कर नहीं, हम बाउंसर को हुक करने की स्थिति रखते हैं। यानी हमारे सारे नेता अब चुनाव मैदान में हैं। हम कोई सेफ गेम नहीं खेल रहे हैं, बल्कि हम अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई निर्णय लिया जाता है तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा। इस संदेश का असर कितना होगा ये तो चुनाव में पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये संदेश राजनीतिक रूप से एक अच्छा संदेश माना जा सकता है किसी भी पार्टी के लिए। कहा जा रहा है कि इस जो ये निर्णय लिया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश पर लिया जा रहा है, बाकी और राज्यों पे इसको नहीं आजमाया गया। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो है 2 लोगों के लिए मुसीबत भी बन सकता है। एक डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए और दिनेश शर्मा के लिए, और तीसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि गोरखपुर में भी आपने जब विधान उपचुनाव हुए तो आपने देखा था किस तरह की स्थितियां थी वहां पर। तो विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे जाएंगे तो उसका लाभ भी मिल सकता है और उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका शक्ति परीक्षण के बहाने उनका ये भी देखने की कोशिश होगी कि 5 साल में जिस तरह से कहा जा रहा था योगी को हटाना मुश्किल है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य से कोई किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको लेकर के क्या ऐसा तो नहीं कि उनका शक्ति परीक्षण केंद्रीय नेतृत्व साधने की देखने की कोशिश कर रहा है कि उनका क्षेत्र में क्या स्थिति है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं वो परसेप्शन पर चुनाव लड़े जाते हैं। अगर परसेप्शन किसी पार्टी के पक्ष में रहा तो वो पार्टी पिछले 3 चुनावों से पूर्ण बहुमत में आती है। परसेप्शन जब मायावती के पक्ष में था तो पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनी। उसके बाद जब उनसे नाराज हुए लोग और भाजपा उस समय लड़ाई में नहीं अपने आप को पेश कर पाई तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से परसेप्शन था और उनकी पूरी बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद जब अखिलेश यादव उतरते हैं तो बसपा अपने आप को पेश नहीं कर पाई और परसेप्शन बनता है भाजपा के अंदर। और भाजपा में आप जानते हैं कि जो 323 का आंकड़ा है वो 323 का आंकड़ा खुद भाजपा के नेता भी उम्मीद नहीं कर रहे थे जी। बहुत से ऐसे नेताओं को हम और आप जानते हैं जो शायद सामान्य तौर पर छोटे चुनाव नहीं जीत सकते थे, इस बार विधायक बनकर आ गए थे। ऐसी स्थिति में अगर परसेप्शन से चुनाव लड़ा और भाजपा जिस परसेप्शन की बात कर रही है, देखिए एक सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में भाजपा के हाथ में एक जो सबसे बड़ा हथियार है वो है ब्रांड मोदी। अगर चुनाव में ब्रांड मोदी चलता है तो किसी को भी चुनाव जीतने में दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी ब्रांड मोदी चलेगा। कह रहे उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार ब्रांड मोदी चलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं, जब जो मेरी समझ है, राजनीतिक समझ है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर भाजपा के राजनीतिक फलक में जब तक मोदी स्वयं रिटायरमेंट ना लें, ब्रांड मोदी चलेगा। कितना चलेगा ये बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर भाजपा चुनाव लड़ेगी तो आप आने वाले महीनों में देखिएगा उत्तर प्रदेश में ब्रांड मोदी पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। योगी जी एक सपोर्टिंग रोल में आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया अनुराग। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, तो मंत्रिमंडल विस्तार में सर क्या चीजें हैं, क्योंकि हर बार की तरह ये चर्चा का विषय है कि यह 29 तारीख तक जो समय दिया गया है उसमें मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो जो जिस तरह से जैसे संजय निषाद हैं, राजभर हैं और जिस तरह से ब्राह्मण निराश है, तो उन सबको लेने की राजनीति हो रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार किस तरह का होगा, उसमें किस तरह से जातीय समीकरण साधे जाएंगे, क्या चीजें होनी है? देखिए, पहली बात तो ये कि मंत्रिमंडल का विस्तार या रिसफल ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जब वो उपयुक्त तो समझेंगे, जब इसकी आवश्यकता समझेंगे तो अपने मंत्रिमंडल में वो लोगों को जिनको भी उपयुक्त समझेंगे उनको दायित्व देंगे
कब होगा और इसका भी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः ही करेंगे कि जब भी उनको इसकी आवश्यकता होगी उसका वो तारीख तय करेंगे। दूसरी बात, जो जातीय समीकरण की बात आप कह रहे हैं, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की राजनीति करती है। यह अवश्य है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी जाति, वर्ग, समूह, धर्म और समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनके समाज का नेतृत्व होना चाहिए। इसका भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो इस बात को ध्यान में रखता है, इस बात का प्रयास करता है कि सभी का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व इस लोकतंत्र में हो, सत्ता में सबकी भागीदारी हो। और यही कारण है कि हमारा संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। सर, कहा जा रहा है कि जो अरविंद शर्मा को लेकर के जो है तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, एमएलसी बनाया जाएगा कि नहीं जाएगा। तो और उधर संजय निषाद कह रहे हैं कि जो है मुझे मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो इसको लेकर के जो है ऐसा तो नहीं जो है जो अब 6 महीने का समय बचा है, इसको लेकर के जो मंत्रिमंडल विस्तार हो, इसको लेकर के और लोग असंतुष्ट हो जाएं। देखिए, मैंने कहा ना कि ये नेतृत्व इस पर विचार करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किसको संगठन में जिम्मेदारी दिया जाना है, किसको सरकार में जिम्मेदारी दिया जाना है और किसको क्षेत्रों में जिम्मेदारी दिया जाना है। ये प्रदेश का यशस्वी जो नेतृत्व है वो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी हैं, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी हैं और यह जो नेतृत्व है वो केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में इन सब चीजों का निर्णय करता है। सर, ये आखिरी सवाल आपसे ही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी पिछले दिनों कल जो है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है जाकर के प्रधानमंत्री से संसद भवन में मिले हैं। उसके पहले जेपी नड्डा जी की और जो है बीएल संतोष की बैठक को हुई। कहा जा रहा है कि 7 नाम बीएल संतोष और जेपी नड्डा जी की बैठक में तय हो गए हैं। तो क्या लग रहा है कि जो मंत्रिमंडल में जो लोगों को बनाया जाना है वो ऊपर से तय होंगे या योगी जी ही तय करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जो प्रदेश का नेतृत्व है वो सम्मानित केंद्रीय नेतृत्व से समय समय पर मिलकर विभिन्न समसामयिक विषयों पर, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उनका मार्गदर्शन लेता रहता है। मंत्रिमंडल को लेके मिले या मंत्रिमंडल को लेके कोई पैनल दिया, ये काल्पनिक हाइपोथेसिस है, काल्पनिक लोगों के एक एनालिसिस है। एग्जैक्टली तो जो नेतृत्व वर्ग के लोग हैं वही इसको जानते हैं कि उनका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी से या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुआ तो किन विषयों को लेकर के हुआ, किन मुद्दों को लेकर के हुआ। और जब भी नेतृत्व इस तरह का कोई अहम निर्णय लेगा तो सम्मानित मीडिया के मित्रों को सबसे पहले उसकी सूचना मिलेगी। कि आपने देखा कि आज जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य की बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हो रही हैं। हमने कांग्रेस प्रवक्ता हिलाल नकवी से बात करने की कोशिश की और वरिष्ठ पत्रकार अनुराग शुक्ला से बात करने की कोशिश की। दोनों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है वह मंत्रिमंडल विस्तार अब जो चूंकि 4 महीने का समय बचा है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार करेगी, किस तरह से अपने सहयोगी दलों को साधने की कोशिश करेगी, ब्राह्मणों को, दलितों को, ओबीसी वर्ग को सबको संतुलन साधने की कोशिश। अगर भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने में सफल हो गई कि उसने दलितों को भी कुछ हिस्सेदारी दी है मंत्रिमंडल में और ओबीसी को दिया है और ब्राह्मणों को दिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस मंत्रिमंडल विस्तार का फायदा मिलेगा। क्योंकि ये जो 4 महीने का समय बचा है, ये जरूरी नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार का जो 4 महीने का समय है यह वो समय है जब सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश होगी कि मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है, किसको नहीं मिली है, यानी हम किस समुदाय को जगह देने में कामयाब हो पाए हैं।
दूसरी बात, अरविंद शर्मा को, जैसा लोगों ने बताया कि अरविंद शर्मा को फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने जा रही है। अरविंद शर्मा को एमएलसी बनाया जा सकता है, अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। अन्य लोगों को मंत्रिमंडल में सहेजने की कोशिश की जाएगी। अनुराग शुक्ल का साफ साफ कहना है कि 10 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है, 7 नए लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, जबकि 3 पुराने मंत्री हैं उनका इस्तीफा लिया जाएगा और 3 नए मंत्री बनेंगे, यानी कि कुल 10 मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।